हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैथ्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे और आज जो हमारी डे 1 की क्लास होने वाली है, ठीक है। तो डे 1 की क्लास में सबसे पहले तो देखो 25 क्वेश्चंस का सेट होगा आज यहाँ पर, और 25 क्वेश्चंस में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पेपर का पैटर्न जो है अभी इस समय जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज के वीडियो में मैंने बता दिया है आपको कि 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो 25 क्वेश्चन में देखो आपका जो सबसे पहला जैसे नंबर सिस्टम है, अगर तो नंबर सिस्टम में देखो सिंप्लीफिकेशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन जो है आपको करना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं मान के चलती हूँ कि सिंप्लीफिकेशन जो है करना सभी लोगों को आता है, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे जो है क्वेश्चंस को इंक्लूड करके चलूँगी, ठीक है। चलो जल्दी से देख लेते हैं आज के 25 क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो पेपर का पैटर्न रह रहा है आजकल वो किस तरह का हो रहा है, और आपके जो एक्सपेक्टेड लेखपाल में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी इसी तरह के पैटर्न को फॉलो करेगा, तो किस तरह के क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, ठीक है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए की वैल्यू दी हुई है 11 और बी की दी हुई है 9। आपसे पूछ रहा है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो बहुत से लोग आप में से क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ दी हुई है ना ए की, ठीक है, और बी की, आप यहाँ पे पुट करना शुरू करेंगे और कर देंगे इस पूरे इक्वेशन को लेंदी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो किस तरह से करनी है, देखो पहले आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिएगा देख करके, ठीक है। अगर आपसे नहीं बने तो फिर आप सोल्यूशन इसका देख के, तो वो इससे आपको ये मालूम चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हम एज इट इज़ लिखेंगे, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसको भी लिखेंगे, और जो होता है ए माइनस बी इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे जो रोल है मेन वो है फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले को आपको ज़रूर से रट लेना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इन द अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। सिंपली अब आप देख लो ये वाला जो आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कट जाएगा इससे, ठीक है, यानी कि ये पूरा कैंसिल और ये पूरा कैंसिल। तो बचा क्या आपके पास, ये बचा आपके पास 1 अपॉन ए माइनस बी। अब आप यहाँ से देख लो कि ए और बी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू आपको यहाँ से 11 दिख रही है और बी की दिख रही है 9, तो ये हो गया आपका 1/2। तो यहाँ से जो आपका आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन का वो बन रहा है 1/2। तो ये देख लो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाएंगे और अगर आप ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर तब भी आएगा, बट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, थोड़ा सा टाइम आपका और अधिक लग सकता है, बट अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को शॉर्ट वे में कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 3527 पावर 654 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। अब देखो जब भी इकाई का अंक वाला क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो आपकी वैल्यू दिख रही है ना आपको 3527, ये वाली जो वैल्यू है इसे हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश हमें ये करना है कि इस वैल्यू को हम किसी भी तरह से ब्रेक कर लें। तो अब आप ब्रेक कैसे करेंगे, तो ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए कि कोई ऐसा नंबर, अब देखो अगर आप इस पूरे को इतने टाइम डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने की सोच ले तो ये तो पॉसिबल है नहीं। इतना गुना करने के लिए आपको पता नहीं कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा और आपके पास इतना टाइम नहीं। ये जो इसका इकाई का अंक है ना 7, इसको ले लो, ठीक है। तो देखो 7 की पावर कितना हो गया 654, ठीक है। इसे आप ब्रेक कर लीजिए, 2 बार में ये ब्रेक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो 7, ठीक है। अब इसके पावर जो है आपका 4, और इस पूरे की पावर हम लिख सकते हैं 163 इंटू 7 का स्क्वायर, जैसे गुणनखंड करते हैं ना। अब इसका पावर जो है आप ऐड करेंगे तो आपको 654 मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे देख लो 163 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे, देखो 4 2 12, ये 24 25, 4 1 4 और 5 6,
652, और ये देखो बेस 7 है, यहाँ पे भी बेस 7 है और यहाँ 2 है, यानी कि ये पावर जो है दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 654। तो हमें इसे कुछ इस तरह से ब्रेक करना है ताकि क्या हो, ये एक छोटे फॉर्म में ब्रेक हो जाए और इजीली हम उसका पावर जो इकाई का अंक हो वो निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये चीज़ हमने ब्रेक कर ली, तो इस चीज़ से अब हमें मतलब नहीं होगा। ठीक है, ये क्या बचा हमें, ये मिल रहा है यहाँ पे लास्ट में 49। जब यहाँ पे 49 मिला, यानी कि जो ये अंक है, यानी कि जो ये नंबर है ना, यही आपका जो है इस पूरे यानी कि 3527 पावर 654 का क्या होगा, इकाई का अंक होगा, यानी कि 9 इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। और आपका जो है ए ऑप्शन यहाँ से एकदम सही होने वाला है। तो जब भी इतने बड़े वैल्यूज़ मिल जाए आपको और आपसे पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आपसे पहले जो इकाई का अंक हो वहाँ से जो है उसे उठा लेना और उसका पूरा पावर करके उसे आप कोशिश करना कि आप उसे इजीली ब्रेक कर लो। ठीक है, इस फॉर्म में ब्रेक कर लो कि आपको 7 के ऊपर कोई छोटी सी पावर मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको ब्रेक कर लोगे। ब्रेक करने के बाद से जो आपको इकाई की अंक दिख जाएगी छोटी वाली, वही आपकी इकाई की अंक होगी। यानी कि यहाँ पे अगर 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये पहला अंक ही इकाई का अंक होता है, यानी कि 1 प्लेस। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से और पूछ सकते हैं आपसे। तो लिखा है 4508 यानी कि 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो कि 21 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, विभक्त हो। ठीक है, ए बी सी डी 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो अब इसके पास की चूंकि संख्या चाहिए, ठीक है, और डिवाइड किससे हो, डिवाइड होनी चाहिए वो आपकी 21 से। सबसे पहले आप क्या करो ना कि 21 से ही इस नंबर को डिवाइड कर लो। ठीक है, और जो आपका शेषफल यानी रिमाइंडर आएगा उसको आप 4508 से माइनस कर देना, सिंपली आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि देखो शेषफल क्या आता है। ठीक है, तो अगर आप 21 में देखो यहाँ पे 21 से 4508 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो ये 2 टाइम्स जाएगा आपका, 2 टाइम्स गया तो ये आपका हो गया 42। यहाँ से आपका 30 बचा और ये आपका 1 टाइम गया तो बचा 21, यहाँ पे आया तो ये आया 9, 8 यहाँ से उतार लेना और ये जाएगा आपका मेरे ख्याल से 4 टाइम, यस। तो ये 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ बचा आपका 1 और ये बचा 4। तो यहाँ से आपका जो रिमाइंडर बच रहा है ये आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो ये बच रहा है आपका 14। सिंपली आपको क्या करना है, अब आपको बताना है कि समीपतम संख्या यानी कि इसके आसपास की वैल्यू बतानी है, यानी कि इतना अगर बच रहा है यानी कि ये वैल्यू इसमें से हमें माइनस करनी होगी। तो किस तरह से आप करेंगे क्वेश्चन को, देखो सिंपली ये आपका 4508 है। ठीक है, प्लस, ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे थे, 21 से, यानी कि 21 में से अगर हम इस 14 को माइनस कर दें और इस संख्या में ऐड कर दें तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 4508 प्लस ये कितना हो गया आपका 7। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई, 8 7 15 हो गई। यहाँ पे आपका कैरी 1 और ये आपका 5 और ये आपका 4, यानी 4515। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपको मैच कर रहा है 4515। ठीक है, अब अगर इस तरह से एक क्वेश्चन आपका और बनता है, वो मैं आपको बोल के बताती हूँ। जैसे कि आपसे कह दे कि कोई संख्या है, उसमें छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटा दी जाए कि जो बची हुई संख्या हो वो 17 से विभाज्य हो। तो देखो अगर बची हुई संख्या विभाज्य हो तब क्या करते हैं, तब अगर आप उसको जो है सीधे सीधे डिवाइड करेंगे तो जो संख्या आएगी वही, यानी कि जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अभी आज वाले जो 25 क्वेश्चन में मैं ये नहीं कराऊंगी, लेकिन हाँ अभी आपको जो मैं 25 डेज़ वाले में बता रही हूँ आपको कि जिस तरह से हम लोग क्लास करेंगे उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिफरेंट चैप्टर्स से मैं करवाऊँगी। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। ठीक है, उस संख्या को अगर हम 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 9 7 3 एंड 6। तो इस तरह के क्वेश्चन को जैसे आप करते हैं तो आपको ये तो पता नहीं है ना कि जो संख्या है आपकी 136। ठीक है, तो अगर आप ये मान लें कि जो हमारी संख्या है 136, तो इसको भाग देने पर जो भागफल है ये तो आपको पता नहीं है, आपको पता है शेषफल। तो आप ये मान लो कि जो भागफल है ना वो k है। ठीक है, आपको ये सपोज करना है कि जो ये आपका भागफल है वो कितना है, k है। ठीक है, और शेषफल तो आपको पता ही है कि 36। अच्छा ये बताओ तो संख्या क्या हो जाएगी, भाई संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, जो आपका नंबर दिया है यानी कि 136, इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई भागफल से प्लस आपका
यानी रिमाइंडर। यही तो होता है ना आपका, जो संख्या दी हुई होती है इनटू शेषफल प्लस भागफल, ये बना के, ये जो मिलाकर है नंबर, ये बनाते हैं पूरी वो संख्या। ठीक है, वो संख्या कैसे बनती है, जब आप जिससे डिवाइड करते हैं वो नंबर इनटू जो आपका क्वोशंट होता है, यानी कि जो आपका भागफल होता है वो, प्लस आपका रिमाइंडर, ये जो होती हैं ये मिलके बनाती हैं संख्या। अब 136 को अगर आपको ब्रेक करना है तो आप ब्रेक कर सकते हो ना, ऐसे ब्रेक कर लो 17 इंटू 8 करके। ठीक है, ये आपका ब्रेक हो गया। प्लस अब आपको ब्रेक करना है 36 को, अगर 17 के टर्म में हम करें तो 17 दूना 34 होता है, तो 17 इंटू 2, लेकिन 34 ही हुआ। अभी भी हमारे पास क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है ना भाई, 2 तो बच रहा है ना, ये 17 2 34 होता है, 2 बच रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 17। अब देखो यहाँ से आपका 17 आप ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा 8 के, यहाँ से भी कॉमन लिया ना, तो ये बचा आपका +2, और ये +2 आपका एज इट इज रह जाएगा। यानी जो दी गई संख्या है अगर आप उसको 17 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, ये बचेगा आपका शेषफल। देखिए यहाँ पर भी शेषफल क्या है, ये था, यहाँ शेषफल क्या हो गया, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया आपका 2 बचा, और ये क्या है आपका, ये जो दी गई संख्या है। ठीक है, यानी कि जो आपका कह रहा है कि अगर आप उसको 17 से भाग दे दें, 17 से भाग दे देना, तो ये देखो यहाँ से अगर आप संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, हर कंडीशन में 2 होगा, और 2 जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन में देखो नहीं दिया है, शायद मैंने कुछ गलत लिखा हो, क्योंकि देखो सोल्यूशन तो एकदम यही होने वाला है। मैं एक बार और क्रॉस चेक करती हूँ इसको, इस क्वेश्चन को। ये आपका जो है, अच्छा ठीक है, जो डी ऑप्शन है वो आपका 2 ही है। हाँ मैंने गलत नोट कर लिया है, चलो ये जो है आपका ऑप्शन सही है, ये आपका 6 नहीं है, ये 2 होगा। ठीक है, ये आपका 2 है, और यहाँ से आपका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को करने में कोई भी गलती नहीं हुई है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा आप भागफल सपोज कर लीजिएगा कि भागफल ये है जिसे क्वेश्चन बोलते हैं, और आपका जो नॉर्मल डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, उसे आप लिख करके उसी पे वैल्यू सारे पुट कर दीजिएगा, और सारा आपका जो है जो वैल्यू है वो सारी रख दीजिएगा, आपका रिमाइंडर अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से जो रिमाइंडर है वो 2 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा सा और आसान सा क्वेश्चन है ये। 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो फॉर्मूला मैंने कई बार बताया है आपको। ये है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू होती है इसकी a प्लस बी और a माइनस बी। अब ऐसा नहीं करना कि फॉर्मूला नहीं याद है और आपने लग गए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने, पूरा इसको डबल करिए और डबल करके फिर माइनस कीजिए। तो इससे बेहतर है कि फॉर्मूला याद करके रखिए। तो ये आपको लगना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 66 प्लस 34, और यहाँ से हो जाएगा आपका 66 माइनस 34। अब आपको इजीली इसे प्लस और माइनस करना है। तो ये देखो 6 4 10 और 6 4 10, यानी ये हो गया आपका 100 मल्टीप्लाई बाई 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, यानी कि यहाँ से जो आपका 3200 है वो आंसर आ जाएगा, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन देखो, फॉर्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज़ है, फॉर्मूला ज़रूर से याद करके रखें। ये सारे जो बता रही हूँ ये तो बिल्कुल भी याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 6 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चंस मैंने कराया है आपको, ये सभी देखो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ट्रिक और फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ दिख रहा होगा आपको 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर। ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा अपॉन में 589 इंटू 187। अगर आप इसको a ले लीजिए, ये a है 589, तो ये भी तो a ही होगा ना, दोनों सेम नंबर है। ये b है तो ये भी b है आपका, और ये आपका a और ये आपका b। सिंपली ये बन क्या रहा है आपका, ये बन रहा है आपका देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ये बना आपका ए बी। देखो कितनी आसानी से हुआ। अभी आप इसको प्लस और माइनस करके डबल करते, इसका स्क्वायर करते, तो कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। अब सिंपली आपको a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी दोनों के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे करेंगे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपली अगर आपको याद होगा तो इतनी दिक्कत नहीं होती। और a माइनस बी का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अभी देखो नीचे जो है यहाँ पे ए बी एज इट इज। अब देखो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस, ये भी माइनस, और ये आपका होगा प्लस। तो देखो बी स्क्वायर नेगेटिव चला गया, ये भी चला गया, और ये अपॉन वाला तो यहाँ पे एज इट इज है। आया क्या आपके पास, ये आपका आया 2ab अपॉन ab। अब देख लो भाई ए बी और ए बी ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा। अच्छा ये देखो यहाँ ये 2ab नहीं है भाई, ये देखो 2ab और ये 2ab 4ab है, ध्यान देना इसे। ये 2ab और ये 2ab जो है आपका है 4ab, तो यहाँ से ab और ab कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा आपका 4। तो यहाँ से आपका आंसर आ रहा है 4, और a यहाँ पे 589 और b 187 था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, ठीक है। 597523 में 7 के स्थानीय और जातीय मान में कितना अंतर है। तो सबसे पहले तो स्थानीय मान और जातीय मान निकालना सीखिए। चूँकि 7 की बात की गई है ना, तो मैं इस नंबर को पहले यहाँ लिख रही हूँ 597523। आपसे कहा गया है 7 के लिए यानी इसके लिए, तो जब स्थानीय मान की पूछा जाए, ठीक है ना, स्थानीय मान यानी कि जिस स्थान पर है वहाँ से उसकी वैल्यू निकालनी है, स्थानीय मान। तो देख लो 7 कहाँ पे है, पहले तो 7 देख लो, है ना, 7 तो लिख लो। अब ये इसका स्थान है, अब इसके बाद से जितने नंबर हैं उतना 0 लगा दो, 1 2 3। क्लियर हुआ। ये 7 का स्थानीय मान है, सिर्फ 7 का, ओनली 7। अगर यही आपका 9 के लिए पूछ देता, ठीक है, 9 के लिए, तो क्या हो जाता, 9 जहाँ पे है 9 लिख लो, 9 के आगे जितने नंबर हैं उतना 0 लगा लो, इसे बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, जो जिस प्लेस पर नंबर है उस प्लेस पर नंबर को लिख करके आपको उसके आगे जितने भी नंबर हैं, आगे मीन्स आगे बढ़ने वाली साइड में जितने भी नंबर हैं उतने 0 आपको बढ़ाने होते हैं। जातीय मान का मतलब ये होता है कि जिसके लिए जातीय मान पूछा जाए, अगर 7 के लिए पूछ रहे हैं तो 7 का जो जातीय मान होगा वो वही नंबर होता है। ठीक है, जातीय मान किसके लिए, 7 के लिए कितना होगा 7, 3 के लिए कितना होगा 3, 2 के लिए कितना होगा 2, 1 के लिए कितना होगा 1, यानी जातीय मान वो सेम नंबर होता है। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर 7 के स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान जो होगा 7 का वो होगा यहाँ पे आपका 7, तो एज इट इज आप उतार लीजिए, और उसके आगे कितने नंबर है, 3 है, 5 2 और 3, तो 3 0 बढ़ा लो भाई। अब कह रहा है जातीय मान, वो भी किसका, 7 का, तो जातीय मान तो वही नंबर होता है यानी कि 7। अब कह रहा है इनका अंतर कितना है, तो निकाल लो भाई, 7000 माइनस 7 कर लो। जब आप 7000 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6993, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया होगा स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो 671 स्टार बना हुआ है 483, ये जो है नंबर ये पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो स्टार जैसा बना हुआ है यहाँ इस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। क्योंकि 9 से डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, सभी नंबर को ऐड कर लो। ठीक है, और ये जो स्टार वाली प्लेस है उसको x मान लो, और या तो फिर स्टार ही रहने दो, जहाँ सहूलियत हो आपको वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लो इसे ऐड करके, तो ये देखो ये आपका 8 4 12, 12 3 15 हो गया, और 15 और 1 16, और ये देखो 4 20 और 2 22 और 7 29, यानी कि ये हुआ 29 प्लस x। सिंपली से आप इसे देखो 9 से डिवाइड करना है भाई, तो आप सभी को 9 का टेबल आता होगा ना, तो 9 3 से 27 होता है, यानी कि ये 27 से तो बड़ा है, यानी कि 27 के बाद से जो नंबर आएगा उससे जो है ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 9 4 से 36 आने के लिए यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या रखना होगा, हमें रखना होगा 7। अगर आप x की जगह 7 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 36, और ये आपका इजीली 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, और आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ लिखा हुआ है 14/33, 42/55 और 21/22 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी कि HCF। तो देखो जब भी आपको रैशनल नंबर दिया हो, ठीक है, रैशनल नंबर दिया हो यानी परिमेय संख्या दी गई हो, उस नंबर का आपको अगर HCF निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, जो ऊपर की संख्याएं होती हैं यानी कि 14 42 21, ऊपर वाली संख्याओं का आपको HCF करना होता है और नीचे वाली संख्याओं का LCM करना होता है।
ठीक है। तो जब आप HCF निकालोगे ना, तो देखो यहाँ पे पहले मैं HCF निकाल रही हूँ, ठीक है। जब आप HCF निकालोगे ना, 14 को पहले आप ब्रेक करो 2 इंटू 7, 42 को करो तो 7 छक 42 होता है, यानी 6 7 जा 42। इसके बाद से 21 को कर दो तो ये 3 इंटू 7, यानी कि जो कॉमन नंबर होता है वही HCF होता है ना, तो HCF तो हो गया 7। यानी कि जब भी, पहले मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, यहाँ पे आपको निकालना क्या होता है, संख्या निकालनी है ना वो, तो देखो यहाँ पे 14 42 21, इसका आपको निकालना होगा HCF, ये आपका हो गया HCF महत्तम समापवर्तक। और जो नीचे की संख्याएं हैं 33 55 22, इनका निकालना है LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो देखो HCF तो निकला आपका 7, यानी कि ऊपर में आपका 7 आना ही आना है। तो देखो 7 वाले तो आपके 3 ऑप्शन है भाई, यानी ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। लेकिन अब देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो क्लियर तभी होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है तो आप एकदम बिना देखे टिक कर दो, लेकिन अभी तो आपको LCM निकालना ही पड़ेगा, नो डाउट। तो चलो LCM निकालते हैं। LCM निकालना है आपको ये तीनों नंबर का, यानी कि 33 55 और 22, सब देखो 11 से कटने वाले नंबर्स हैं। तो 11 3 जा जाएगा, ये 5 जा और ये 2 जा। अब आपको LCM में कुछ करना नहीं है, देखो 11 का मल्टीप्लाई कर दो इन सब में, क्योंकि सारे अलग अलग नंबर हैं। तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो आ जाएगा आपका 330, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 7/330, और ये है आपका ऑप्शन नंबर C, ठीक है। 7 की वजह से हमें सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ा है, अदरवाइज अगर सिर्फ आपका जो है न्यूमरेटर में 7 होता तो हम इजीली उसे टिक कर देते बिना कुछ देखे समझे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 0.36 1.2 4.8 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि आपको LCM निकालना है। मैंने आपको बताया है कि जब रैशनल नंबर हो ना तो क्या करते हैं, जो वैल्यू आपसे पूछी हो, यानी अगर HCF पूछा हो तो ऊपर वाले सारे नंबर का HCF और नीचे वाले सारे नंबर्स का LCM। लेकिन अगर LCM हो तो फिर ऊपर वाले सारे नंबर का LCM और नीचे वाले नंबर्स का HCF। मतलब करना वही है, जो पूछता है वो ऊपर वाले नंबर का हमें निकालना होता है। बट यहाँ पॉइंट्स में वैल्यू दी हुई है ना, तो सबसे पहले इसे आप चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। क्या करेंगे हम चेंज फ्रैक्शन में। मैंने रैशनल नंबर बोला है कई जगह, लेकिन आप उसे जो है फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो इसे आप कर सकते हैं 36/100, ठीक है। या फिर और अगर चाहे रिड्यूस करना तो कर सकते हैं 9/25। 1.2 की बात करें तो ये है आपका 12/10, या आप कह सकते हैं 6/5। नेक्स्ट है आपका 4.8, इसे आप लिख सकते हैं 48/10, या और स्मॉल करेंगे तो 24/5। अभी आपके पास 3 नंबर हैं, देखो एक है 9/25, एक है 6/5 और एक है 24/5। निकालना है आपको LCM, यानी कि ऊपर वाले नंबर्स का आपको लेना है, यानी 9 6 और 24 का हमें निकालना होगा LCM। और जो नीचे वाले नंबर्स हैं, चूँकि LCM पूछा है ना, लघुत्तम समापवर्त ये पूछा है, यानी कि अगर LCM पूछता है तो ऊपर वाले नंबर का LCM, नीचे वाले का HCF, यानी कि 25 5 और 5 का HCF। तो पहले तो चलो निकाल लेते हैं LCM ही। LCM निकालने के लिए हमें देखो चाहिए होगा 9 6 और 24। क्लियर है, 9 6 24, 3 से ही पहले शुरू कर लेते हैं। देखो 3 टाइम्स 2 टाइम्स और ये 8 टाइम्स। अभी 3 से जाएगा ही, लेकिन चलो 2 से करते हैं। 3 8 1 और ये 4। अब देखो कोई किसी से नहीं जाने वाला है, ठीक है। LCM क्या हो जाएगा यहाँ से देख सकते हैं आप, 3 2 जा 6 और ये 4 3 जा 12, ठीक है। यानी 12 × 6 हुआ आपका 72, 12 6 72। अब आती है बात HCF। तो HCF आपको दिख रहा है 5 ही होने वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है तो ये तो 5 हो ही गया, यहाँ 5 है ये भी 5 हो गया, और यहाँ 25 है यानी 5 × 5। तीनों में 5 5 कॉमन है, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये हो गया 72/5। देखो 72/5 आपका जो है ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसे और रिड्यूस करेंगे तो ये देखो 4 5 1 जा 5 5 4 जा 20 और ये 5 4 जा 20, यानी कि 14.4, और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कह रहा है 3 और 5 के रेशियो में।
इनका लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम जो दिया हुआ है वो है 300। आपको संख्याएं बतानी है और संख्याएं क्योंकि 2 होंगी तो ऑप्शन भी आपका 2 2 के पैर में दिया हुआ है, ठीक है। तो चूंकि संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी भाई, 2 दिया हुआ अनुपात ना, तो संख्याएं क्या हो गई आपकी, एक 3x हो गई, एक 5x हो गई। अब आपसे कह रहा है कि इनका लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त मतलब क्या हो गया भाई, इनका जो एलसीएम हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और x, ये तो इनका एलसीएम हुआ ना भाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और एक x ले लिया, लेकिन इसकी वैल्यू भी दी हुई है आपको, ये दी हुई है आपको 300। तो यहाँ से हमें x कितना मिल जाएगा 20। जब x हमें 20 मिल गया तो हम संख्याएं निकाल सकते हैं। तो भाई पहली जो संख्या थी आपकी वो 3x थी, x की जगह 20 पुट करो, कितना हो गया 60। अब सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि आंसर यही वाला होगा, लेकिन अभी लग रहा है कि ये भी कंफ्यूजन है, लेकिन भाई ये तो बड़ा है ना और 30 छोटा होता है, तो ये ऑप्शन तो कतई नहीं होने वाला है। तो देखो 6x कर लो, 6 × 20, ये हो गया आपका यहाँ से 1, ये आपका 6 नहीं है भाई 5 है। चलो ये 5x है ना आपका, तो ये हो गया 5 × 20 और ये हो गया आपका 100। यानी जो संख्याएं आपको मिल रही हैं वो 60 और 100 है और ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है मशीन का क्रय मूल्य जो है 2 लाख रुपए है, ठीक है। कह रहा है कि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। क्योंकि क्रय मूल्य हमें पता है ना, इसका पूछ रहा है कि 3 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा। तो सिंपली है, अगर आपका दर कह रहा है कि वो घटता जा रहा है, अवमूल्यन हो रहा है मतलब घट रहा है, तो घट रहा है ना, तो 2 लाख है, ठीक है। घट रहा है मतलब क्या हो रहा है 10%, यानी कि 100 में से 10 घट रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, यानी कि आपका ये जो है आपका, अभी आपको पूछ रहा है कि 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा, ठीक है। कब पूछ रहा है 3 वर्ष के बाद, तो 3 बार आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, यानी कि 90/100 × 90/100। अगर घट रहा है इसलिए 100 में से घटा करके 90 किया, बढ़ रहा होता तो 100 में से ऐड कर देते, ठीक है, 90/100। अब इसे सॉल्व कर लो, ये देखो, ठीक है। अभी आपका 1 2 3 1 2 3, अब देख लो 9 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 729 हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। और ये 2 बचा, तो ये कर लो अब, 2 9 18, 2 2 4 1 5, 2 7 14, यानी कि 1458 वाला ऑप्शन होगा सही, और 2 0 यहाँ और बच गए। तो ये हो गया आपका 1,45,800, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा 1,45,800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी को रुपये 2,880 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% का लॉस होता है। तो कह रहा है कि कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। अच्छा देखो, जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ज़रूर से देख करके जाएं। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि आप रुपये 2,880 में कोई चीज़ बेच रहे हो, ठीक है। दोबारा पूछ रहा है कितने में बेचे कि उसे 5% का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो आपका कितना है 2880 और हानि हो रही है 10% की। तो गाड़ी का क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2880, और जब कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो क्या करते हैं, हानि कितने की हुई 10% की, यानी कि 90/100। एक मिनट रुक जाओ, 90/100 नहीं, 100/90, ठीक है। इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, लेकिन अभी हमको क्या करना है कि आगे भी इसको सॉल्व करना है कि कितने में बेचना। तो पहले हमें क्रय मूल्य निकाल लेना होगा। क्रय मूल्य सिंपली निकाल लो, 0 0 कट गया यहाँ से, और देखो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, यानी कि जो आपका 3200 रुपये आया, ये आपका क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है कि इस क्रय मूल्य पर, आपसे कह रहा है कि इस क्रय मूल्य पर लाभ कितना है 5% का। तो आपको घड़ी का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बताना है। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3200 गुणे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5% का, यानी कि 105/100। तो 105 × 32 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 2 3 और 6, ये हो जाएगा 3360। तो ये हुआ आपका ₹3360, यानी 3360 रुपये। और ये है आपको ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, यानी कि अगर वो इसे 3,360 रुपये में बेचेगा तो उसे 5% का लाभ होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो कन्फ्यूजन ये बनती है कि किसे हम क्रय मूल्य माने और किसे विक्रय मूल्य। देखो क्वेश्चन में कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जो ये 15 वस्तुएं हैं ना, इनका क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी ये जो नंबर होता है ना, ये पहले वाला, इसको जिसके बराबर कहा जाता है ये वही होता है। इसे कहा जा रहा है कि ये 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी विक्रय मूल्य ही है आपका 15, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि SP यही आपका है 15, और जो क्रय मूल्य यानी जो बचता है वही होता है आपका कॉस्ट प्राइस, और ये है आपका 12। ठीक है, और साथ में भाई रुपए भी लगा दो। अब आपसे कह रहा है सेलिंग प्राइस बड़ा है, ये कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस बड़ा है तो होगा प्रॉफिट, और ये होगा 15 - 12 यानी ₹3, यानी कि 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, प्रॉफिट अपॉन CP × 100। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 3 का, CP कितना है 12, और ये है आपका 100, यानी 3 × 4 = 12, और ये हो जाएगा 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 क्रमांगत बट्टे दिए हुए हैं 30%, 20% और 5%। आपसे पूछ रहा है कि इसके समतुल्य बट्टा कौन सा हो। तो देखो पहली बात तो जब बट्टे जो ये होता है ना, ये हमेशा किस पे दिया जाता है, ये छूट जो होती है ये हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पे, यानी जो मार्क प्राइस होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको मार्क प्राइस तो पता नहीं है, तो आप सपोज कर लेना कि जो मार्क प्राइस है वो कितनी है 100 है, सपोज कर लेना, माना। ठीक है, मान लेना कि जो अंकित मूल्य है, ठीक है, जो अंकित होती है मूल्य वो कितना है, वो है आपका ₹100। अब ये सारा बट्टा जो है ना उसी पर जाएगा, यानी कि 100 पर ही पहली छूट गई 30% की, तो 30% या फिर ऐसे करके माइनस करो, और या तो फिर डायरेक्टली 100 में से घटा करके लिखो ताकि आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाए। तो 30% की छूट यानी कितना हुआ 70/100, 20% की छूट यानी 80/100, और 5% की छूट यानी 95/100, और इसको सॉल्व कर लो। तो देख लो भाई, ये 100 से पूरा ये 100 कट गया, और ये ज़ीरो जो है इनको हटा देंगे। अब ये 95 है और ये 100 है भाई, तो कुछ चला तो जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली या तो कट करो, और या तो फिर भाई मल्टीप्लाई कर लो 95 का 56 में। ठीक है, 56 × 95/100। तो ये आप सॉल्व कर लेना, मैं कैलकुलेटर से कर ले रही हूँ। तो ये आ रहा है आपका ₹53.20। लेकिन ये अभी जो है वस्तु का विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये क्या निकला, विक्रय मूल्य निकला। अभी सिर्फ आपको क्या बताना है, इसके समतुल्य बट्टा, तो जो समतुल्य बट्टा होगा वो कितना हो जाएगा, जो समतुल्य बट्टा होगा ये निकालने के लिए आप इस वैल्यू को 100 में से माइनस करेंगे, यानी 100 - 53.20, तो ये आएगा ₹46.80, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर B। ठीक है, 46.80। तो जब भी समतुल्य बट्टे की बात करें तो आप इसी तरह से सारी वैल्यूज को निकालेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग की बात की गई है, ठीक है, आयत की नहीं, ध्यान रखिएगा। जिसके विकर्ण की लंबाई आपको दी है 6 मीटर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल की बात कर रहा है और विकर्ण भी दिया हुआ है साथ में। तो अगर जब विकर्ण दिया होता है तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्ण का वर्ग। ठीक है, यानी डायमीटर का वर्ग। तो ये हो गया आपका 1/2, विकर्ण कितना है 6 दिया है, यानी कि 6 का वर्ग, यानी 6 × 6। तो ये हो गया 2×6, यानी कि 18 वर्ग मीटर, और ये है आपका ऑप्शन नंबर B। तो अगर आपको नहीं पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण की सहायता से कैसे निकालते हैं तो थोड़ी दिक्कत यहाँ आ सकती है। तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, फॉर्मूला वगैरह सभी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पहिया है 88 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 4000 चक्कर वो लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या। देखो इस तरह के क्वेश्चन देखो दिखने में तो वन लाइनर है, लेकिन जो है इनको लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि जो है आपसे कह रहा है कि वो 4000 चक्कर लगाता है। ठीक है, और दूरी कितनी तय करता है 88 किलोमीटर। तो आपसे यहाँ पे कह रहा है, तो आप ये बताओ, अच्छा
क्योंकि ये आपको किलोमीटर में दिया हुआ है, ये चीज़ जो है आपको दी हुई है 88 किलोमीटर, ठीक है। आंसर्स देख लो सारे आपके मीटर में दिए हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जा करके इसे मीटर में चेंज करना होगा। तो जो दूरी है ना, सबसे पहले तो इसे आप चेंज कर लो, ठीक है। 88 किलोमीटर है, इसे आप चेंज कर लो मीटर में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1000 से, ठीक है। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये किलोमीटर वाली चीज़ें हट जाएंगी और ये हो जाएगा आपका 88,000, ठीक है। ये कितना हो गया, मीटर। तो ये है क्या, ये तो दूरी है ना सिंपली आपकी। अब आपसे कह रहा है, तो चलो अब आपको निकालना क्या है, तो पहले तो ये निकाल लो। कह रहा है कि 4000 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, ठीक है। तो एक चक्कर की दूरी निकाल लो भाई। एक चक्कर में, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, बस एक चक्कर में तय दूरी। तो एक चक्कर में दूरी कितनी होगी भाई, टोटल जितनी दूरी वो ले रहा है बटा जितना चक्कर वो लगा रहा है, तो यानी 88,000 अपॉन 4000, यानी ये 0 कट गए आपके, तो ये हो गया आपका 22, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर वो एक चक्कर लगाता है तो वो 22 मीटर की दूरी तय करता है। अच्छा ये बताओ भाई, पहिया है, गोल गोल घूम रहा है ना, तो 22 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो ये हो क्या गया, ये हो गई आपकी उस पहिए की परिधि, सर्कमफ्रेंस हुआ भाई ना उस पहिए का। भाई राउंड राउंड चल रहा है ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये उसका हो गया सर्कमफ्रेंस, यानी उसकी परिधि हो गई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, पहिए की त्रिज्या निकालना है। तो पहिए की त्रिज्या निकालना है, तो आप मान लीजिए कि जो पहिए की त्रिज्या है वो कितनी है, r है। ये आपको सपोज करना है, माना पहिए की त्रिज्या कितनी है, r है। तो क्या होता है भाई 2πr, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है 22, परिधि जो है सर्कमफ्रेंस जो है कितना है 2πr है। r फाइंड करना है, निकाल लो 22/2π। पाई की वैल्यू आपको रखनी होगी, बिकॉज पाई के लिए आपको कहीं जगह नहीं दिया हुआ है। तो ये देखो ये हो गया आपका 11, यानी कि 11/पाई, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, यानी कि 22 × 7 ऊपर आ गया, तो ये हो गया आपका 77/22। 11 से कट कर देना, ये होगा आपका 3.5 मीटर, ठीक है। यानी कि 3.5 मीटर जो है इसकी होगी त्रिज्या। तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, तो थोड़ा सा आपको पहले स्टार्टिंग में पहले तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करना है ये निकालना होगा, और उसके बाद से जो दूरी आएगी वही, चूँकि वो पहिया है ना भाई, राउंड राउंड करेगा, तो वो उसका क्या होगा, परिधि होगा, यानी कि सर्कमफ्रेंस होगा। और जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल। क्वेश्चन पूरी की तरह से जो है अपना एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, आपको इसमें कहीं भी दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा पता है तो हमें क्षेत्रफल कैसे निकालना है, ठीक है। जो कि समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तो समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4/a²। ए क्या होता है भाई, तो जो है भुजा होती है, ठीक है। तो ये √3/4, भुजा ने देख लो आपको 8 दी हुई है, तो 8 × 8 हो गया, तो ये होगा 4 × 2 = 8, यानी कि 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। और ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा मान लो अगर आपको ये चीज़ दी हुई है, आपसे ये पूछ ले कि आपको इस त्रिभुज का ऊंचाई बताना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है ना भाई, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है ना आपका 16√3, और आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो ये आपका 16√3 हो जाता, और यहाँ से बेस क्या हो जाता, बेस आपका 8 हो जाता, क्योंकि प्रत्येक भुजा 8 है ना, तो 1/2 × 8 × h। तो यहाँ से आप ऊंचाई भी निकाल पाते इजीली, ठीक है। तो 2 × 4 = 8 हो जाता, और h = हो जाता 4√3 सेंटीमीटर। तो अगर ऊंचाई पूछ लेता तो आप इस तरह से इसे भी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिख रहा होगा कि एक आकृति दी गई है, यहाँ पे कह रहा है कि BAC 40 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। ACB 90 कह रहा है, यानी कि ये वाला। BED 100 है, यानी कि BED यानी ये वाला, और आपसे पूछ रहा है कि BDE बताना है, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। BD और E,
ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको दो वैल्यू जो है वो दी ही हुई है, ठीक है, जो दो वैल्यू है वो आपको दी हुई है पहले से, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो देखो आपको करना है, पहला वाला देखो आप ट्रायंगल ABC दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ABC, इसमें आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से आप ABC निकाल सकते हैं, सिंपली आप ABC निकाल लीजिए पहले। चलिए, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ABC में आप देखिए एंगल BAC एंगल BAC प्लस ABC प्लस ACB, इस तीनों की वैल्यू 180 डिग्री है। अब देखो BAC की वैल्यू पता है 40 डिग्री, ABC हम यहाँ से निकाल लेंगे और ACB भी आपको पता है ये है 90 डिग्री, ये हो गया 180। तो यहाँ से एंगल ABC कितना हो गया, 180 माइनस 90 प्लस 40 यानी 130, और ये हुआ आपका 50 डिग्री। अब यानी ABC तो 50 डिग्री आपको मिल चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको निकालना है, अब आपको निकालना है BDE। तो देख लो BDE ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है ना BDE, इन ट्रायंगल BD में क्या हो जाएगा, तो BDE में जो आपका है तीनों एंगल यानी कि EBD प्लस सेम चीज़ है ना, वही चीज़ फॉलो करेगा, BED प्लस BDE, बस तीनों एंगल्स के हमने नाम लिखे हैं। अब देखो EBD, तो EBD क्या हो जाएगा, EBD भी आपका वही एंगल होगा जो आपने निकाला है, वही होगा ना भाई। तो कितना हो गया 50, BED कितना हो गया, देख लो BED ये आपका दिया ही हुआ था 100 प्लस BDE आपको फाइंड ही करना है, हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से हो गया एंगल BDE, ये हो गया आपका 180 माइनस 150, और ये आया है आपका 30 डिग्री, और देख लो ये आपका ऑप्शन नंबर B होगा, यस ये आपका ऑप्शन नंबर B है 30 डिग्री। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितना आ गया आपका 30 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है, ठीक है। ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, जो कि बात यहाँ पे की गई है समबाहु पंचभुज की, ठीक है, और पूछा क्या है आपके अंतःकोणों का योग पूछा गया है, ठीक है। तो देखो पहले तो बाह्यकोण निकाल लो, ठीक है, कितने बाह्यकोण होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो तो आपको क्या करना है, पहले बाह्यकोण निकाल लेना है, यानी कि जो समबाहु पंचभुज है आपका, ठीक है, इसका जो है प्रत्येक बाह्यकोण, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण कितना है 360 डिवाइड बाई पंचभुज है ना, तो 5 से डिवाइड कर लो, पंचभुज मतलब 5 भुजा, तो ये हो गया 5 से 35, 5 दूनी 10, यानी कि जो आपका समबाहु पंचभुज है इसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया 72 डिग्री आ गया। तो अब आप इसका अंतःकोण निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसका अंतःकोण कितना हो जाएगा, अंतःकोण निकालने के लिए आप इस वैल्यू को, यानी जो बाह्य कोण वाली वैल्यू है, इसे 180 से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका अंतःकोण। इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं, और ये ऑप्शन में गलती है शायद, तो ऑप्शन ही सही कर लेना, लेकिन इसका आंसर ये इस तरह से ही निकाला जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किसी त्रिभुज ABC में 2A = 3B और 4B = 5C हो, तो आपको ABC का रेशियो बताना है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको करना क्या होता है, 2A 3B के बराबर है और 4B 5C के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करो, यहाँ पे आप दोनों में अलग अलग, अगर आप चाहें तो 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, यानी एक में 4 से और एक में 3 से, तो ये वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, सिंपली अगर आप नॉर्मल अगर एक कांस्टेंट लेके करते हैं, कांस्टेंट टर्म लेकर के, तो कितनी हो जाएंगी। तो देखो 2A = 3B है आपका, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 मिनट, 2A = 3B है और एक दिया है 4B = 5C, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 4 2 8 है और 4 3 12B,
और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 4 जा 12b और ये 3 5 जा 15c। किया क्यों गया है, इसलिए क्योंकि मैंने एक टर्म कोई एक भी वैल्यू है उसको मैंने इक्वल किया है, यानी b को इक्वल करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया है यहाँ पे। तो b को इक्वल कर दिया है तो ये हम इसे लिख क्या सकते हैं, 8a इज इक्वल टू 12b इज इक्वल टू 15c, और इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये k के इक्वल है। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा भाई, k/8 हो गया, ठीक है। b कितना हो गया भाई, k/12 हो गया, और c कितना हो गया, k/15 हो गया, ठीक है। यानी a b c आपको इस तरह से मिल चुका है ये, ठीक है। तो अब a b c ऐसे मिल गया, यानी कि ये तीनों नंबर्स रेशियो में है, यानी कि 1/8 1/12 और ये 1/15। अब आप इसे निकाल लो सिंपली, ठीक है, एलसीएम लेके निकाल लो। एलसीएम लेके निकालोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, और ये आएगा आपका 15 10 और ये 8, यानी कि 15 10 और 8 का रेशियो आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुपर इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ करना नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपको कह रहा है कि इनका आपको बहुलक बताना है। तो बहुलक सबसे पहले जान लीजिए कि बहुलक होता क्या है। जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीटेड होते हैं वही नंबर जो है बहुलक कहलाते हैं, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में ये 3 पार्ट होते हैं, आपका एक समांतर माध्य होता है, एक माध्यिका होती है और एक बहुलक होता है। तीनों में रिलेशन भी होता है, वो मैं आपको जब आगे क्वेश्चंस कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी जो है आपको बताना है यहाँ पे बहुलक। तो बहुलक होता क्या है, जो नंबर सबसे अधिक बार आता है। तो देखो यहाँ पे आपको कई तरह के नंबर्स दिख रहे हैं, देखो यहाँ 2 है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी देखो कि आपको लग रहा होगा कि 5 बार जो है 2 को लिखा गया, लेकिन 3 भी कई बार रिपीटेड है, एक ये है, एक ये है और एक यहाँ दिख रहा है, लेकिन 3 रिपीटेड तो है लेकिन सिर्फ 3 बार है। और भी नंबर्स है, 4 भी रिपीटेड है, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन सिर्फ 2 ही बार रिपीटेड है। यानी कि 6 9 भी हैं लेकिन रिपीटेड नहीं है, ठीक है। 5 भी है लेकिन सिर्फ एक बार लिखा गया, यानी सबसे ज़्यादा रिपीटेशन किस नंबर का हो रहा है, वो हो रहा है 2 का, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से जो है बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नंबर्स दिए हैं, इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2, यानी कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है। तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। आप लोग करके बताइएगा ज़रूर कि कितने क्वेश्चंस को आपने जो है विदाउट सोल्यूशन देखे जो है सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। तो चलिए करते हैं, 432 लिखा और ये आपका जो है दिया हुआ है 6 होल 2/3, यानी कि 3 6 जा 18 प्लस 2 20/3, लेकिन ये परसेंट में है यानी मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। तो ये 20 25 100 हो गया, तो ये हुआ आपका 432/15। तो देख लो भाई 15 दूना 30, यानी 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये 30 करेंगे हम, तो ये यहाँ बचेगा आपका 1 3 और 2, तो यानी कि आपका 1 3 2 यानी कि 8 5 40, यानी कि ये 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट हमें लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद से देखो 28 पॉइंट में 2 ऑप्शन हमारे पास हैं ए और बी, यानी एक बार आपको सॉल्व करना होगा, तो ये हो जाएगा 80, यानी कि 28.80 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 8 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 हो तो 3 पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। ऑप्शन ये हैं, पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए ये x बेस है ना, 8 के पावर x प्लस 1 है, तो अगर हम इस 64 को भी 8 बेस में लाएं, यानी कि 8 के पावर में, तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि 8 का वर्ग जो होता है 64 होता है। बेस इक्वल है यानी कि पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। अब आपको निकालनी है वैल्यू 3 पावर 2x प्लस 1 की, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है और ये प्लस 1, तो ये हो गया आपका 3 पावर 2 प्लस 1, यानी कि 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब आप सभी को पता है कि 27 होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो लास्ट क्वेश्चन आज का है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि और हर में 20% की कमी करने पर जो भिन्न प्राप्त होता है वो 5/8। सबसे पहले तो आप मान लीजिएगा कि जो मूल भिन्न है, ठीक है भाई, कोई भिन्न तो आपको माननी पड़ेगी ना, वो आपका a/b है। अब आपका कह रहा है कि a में हमें वृद्धि करनी 25% की, ठीक है, तो इसका 125% आप ले लीजिए, ठीक है। और b में कह रहा है, प्रतिशत लिख लो, और b में कह रहा है कि कमी करनी है कितने की, 20% की, यानी कि कितना हो गया 80% हो गया, यानी ये है इक्वल 5/8 के, यही कह रहे हैं ना।
तो जब इसका 125% करोगे और इसका 80, तो ये पूरा मिला करके जो है आपका ना 125/80 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसे 5 से डिवाइड कर लो, तो ये आपका यहाँ कर रही हूँ 125/80, और ये आपका ए, ये देखो 80 है, और बी ये हो गया इक्वल 5/8 के। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये देखो 8 से 10 टाइम चला जाएगा और ये चला जाएगा 25 टाइम, यानी a/b की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी 10/25। और कट कर लो तो ये 5 2 10 और 5 5 से 25, यानी 2/5 देख लो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग करते हैं जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो भिन्न वाला। तो ये 25 क्वेश्चन का सेट है, आप बताइएगा ज़रूर करके कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आपने बना लिए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।